हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक एंड सेट। तो फिर मैंने एक गूगल फॉर्म भेजा था, उसमें क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम उसमें क्वेश्चंस डिस्कस कुछ और कुछ कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो ये हम दो पार्ट्स में करेंगे। तो आज चालू करते हैं पहला पार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। तो हमारे दो रेसेस दे रखे हैं, 100 ओम्स और 200 ओम्स। और इधर हमें दिया हुआ है कि ये जो वोल्ट मीटर है उसका भी रेजिस्टेंस है 200 ओम्स। तो फिर अगर इसका मैं सर्किट बना दूं, ऐसा बनेगा। ये है हमारा 200 ओम्स, 100, 200, और इधर वोल्ट मीटर का भी 200 आ रहा है। तो अभी ये मेरा पैरेलल रेजिस्टेंस नहीं हो गया। पैरेलल रेजिस्टेंस में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। तो इससे अगर हम निकालने जाए हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 1/R इक्वल्स 1/200 प्लस 1/200। तो ये हो जाएगा 1/200 प्लस 1/200। तो इधर हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/100। तो हम अभी नया सर्किट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 100 ओम्स, और ये दूसरा भी 100 ओम्स। ये 20 वोल्ट। तो अभी ये दोनों तो सीरीज में हो गए, तो ये ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 200 ओम्स। देखा, ये रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से इतने आसानी से हम सर्किट सॉल्व कर पाते हैं। मुझे इन सबका लूप लॉ नहीं लगाना पड़ा, मुझे सबका वोल्टेज नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि मैंने इन्हें मिला दिया और अब मैं एक में लिख दूंगा इनका। इससे मैं करंट निकाल लूंगा। फिर उस करंट से मैं इधर वोल्ट मीटर का वोल्टेज निकाल सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा 200 ओम्स और 20 वोल्ट्स। तो अभी हम लगाते हैं लूप लॉ। तो हमारा हो जाएगा 20 - 200 I इक्वल 0। सही है। तो इधर से आ जाएगा हमारा I इक्वल्स 0.1 एम्पियर्स। ये सही है। तो अभी हमें चाहिए वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना है रीडिंग। तो वो हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस है। अभी वोल्ट मीटर और ये 200 ओम्स के अक्रॉस तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। तो मेरा 100 ओम्स के अक्रॉस कितना है वोल्टेज डिफरेंस? ये हो जाएगा मेरा 0.1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा मेरा 10 वोल्ट्स। तो ये है मेरा आंसर इसका। हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा 10 वोल्ट्स। आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेता हूँ। हमारे पास एक वायर है जिसका कोई तो एक एरिया है क्रॉस सेक्शन का, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, रेजिस्टिविटी रो, और पावर रेटिंग पी है। फिर क्या किया हमने? ये वायर को ऐसे खींच लिया, उसको चौड़ा कर दिया, मतलब लंबा कर लिया उसको। तो अगर उसको लंबा करेंगे पतला हो जाएगा ना वो। तो फिर मैं लेंथ उसका पहले था L1, सर बाद में हो गया L2 हो गया। अगर ये रेडियस उसका हाफ हो गया है, मतलब उसका एरिया 1/4 हो गया। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम के साथ हम थोड़ी छेड़छाड़ी कर रहे हैं। हम तो ऐसे उसको हाथ से ही खींच रहे हैं, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो फिर अगर उसका एरिया हो जाता है 1/4, A2 = A1/4, और वॉल्यूम सेम है, तो उसका लेंथ जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा ना। क्योंकि वॉल्यूम सेम है। तो L2 = 4L1 हो गया। A2 = A1/4 है। तो मैं R2 निकाल सकता हूँ ना इससे। तो मेरा R क्या होता है? रो L/A। तो R2 हो जाएगा रो L2/A2।
हमारा रो तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमारा सेम वायर है, सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल के लिए रो तो चेंज होता नहीं है क्योंकि इधर टेम्परेचर चेंज किया नहीं हमने। तो ये हो जाएगा रो 4L1 डिवाइडेड बाय A1 डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा 16 रो L1 बाय A1 जो कि है हमारा R1। तो ये हो गया 16R1। तो हमारा ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि टेम्परेचर चेंज किया नहीं है तो फिर जो रो है रेजिस्टिविटी वो चेंज नहीं होगा, वो रो ही रहेगा। और हमारा नया रेजिस्टेंस हो गया 16R। आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो फिर एक बार सेल बना देता हूं मैं। ये हो गया मेरा पूरा सेल, जहां मेरा ये है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये है मेरा ईएमएफ ई। ये पूछ रहे हैं इसमें करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो अगर करंट नहीं जा रहा है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो मेरा जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये ए और बी के बीच में है, ये तो सिर्फ ई के कारण होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण जीरो हो रहा है क्योंकि करंट जीरो है। तो फिर मेरा वी ए बी तो ई के बराबर हो गया। तो मेरा स्टेटमेंट वन तो सही है। अभी स्टेटमेंट टू देखते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। हम्म तो ईएमएफ एग्जैक्टली फोर्स तो है नहीं, क्योंकि ईएमएफ तो वोल्टेज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो भी थोड़ा हम रिलेट कर पाते। तो फिर ये तो गलत हो गया। फिर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट। तो अगर हमारा सर्किट क्लोज्ड है तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मेरा जो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा स्मॉल आर, उसके कारण भी कुछ ड्रॉप आ जाएगा। तो फिर हम सेल के अक्रॉस जो वी ए बी है उसको सिर्फ ई नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया। फिर ईएमएफ ऑफ सेल इज लेस देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो ये तो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा करंट ऐसे जा रहा अगर मेरा करंट ऐसे जा रहा है आई, तो फिर मेरा वी ए बी हो जाएगा ई माइनस आई आर। तो इधर तो हमारा जो वी ए बी है वो ई से कम हो गया। बट अगर मेरा करंट उल्टा जा रहा है ऐसे आई, तो मेरा जो वी ए बी हो जाएगा वो हो जाएगा ई प्लस आई आर, क्योंकि अभी मेरा करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो रेजिस्टेंस के ऊपर उल्टा डिफरेंस हो रहा है। तो वो ई के साथ सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो ऐड हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने हैं? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 19। अभी इधर चार्ज नहीं बोला है, ये ध्यान रखना है। इधर चार्ज नहीं बोला है, इधर इलेक्ट्रॉन बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। हमारा करंट होता है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं करंट को Q बाई टी लिखता हूँ। टी तो इधर एक सेकंड दिया हुआ है तो सिर्फ डेल्टा क्यू लिख दूंगा कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अभी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो हम इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का हमें नंबर दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ई, जो कि होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इधर हम माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि करंट तो हम हमें बस इधर वैल्यू चाहिए कि कितना मैग्नीट्यूड है उसका। तो निकाल लेते हैं कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो Q इक्वल्स 3.3 इंटू 10 टू द पावर 19, जो कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू 1.6, क्योंकि हमारे 10 की पावर दोनों कट जाएगी एक दूसरे से। तो ये आ जाएगा मेरा हमारा अप्रोक्सीमेटली 5.3 एम्पियर्स। 5.3 कूलम्स हमारा कब तक हमने टाइम से डिवाइड नहीं किया ना। तो ये आ जाएगा हमारा 5.3 कूलम्स चार्ज
फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है वही तो हमारा करंट रहता है। तो हमारा करंट आ गया 5.3 एम्पियर्स। ये और एक क्वेश्चन करंट पे ही है, बट ये थोड़ा सा एडवांस है। अच्छे से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो इधर हमारा जो करंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। आई इक्वल्स 60 है, मतलब पहले अगर सेकंड जीरो था तो करंट जीरो है। फिर 1 सेकंड पे 6 एम्पियर का करंट है, 2 सेकंड पे 12 एम्पियर का करंट है, ऐसे बढ़ते जा रहा है वो। और इधर करंट मिली एम्पियर्स में दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो किया है टाइम 0 से लेके 3 सेकंड। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली चार्ज को करंट इनटू टाइम लिखते हैं। बट इधर नॉर्मली हम वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो करंट है वो हर टाइम चेंज हो रहा है। और हम हर एक मतलब अभी ऐसा तो होता रहेगा कि 0 सेकंड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 1 सेकंड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे सबको ऐड कर दूंगा। बट ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमारा जो करंट है, जो हम टाइम 0 सेकंड ले रहे हैं वो तो हम एक पीरियड नहीं ले रहे, हम ये देख रहे हैं कि भाई उस टाइम पे कितना करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम पे। तो हमें पूरा लेना पड़ेगा ना, मतलब 0 सेकंड, 0.1, 0.2, 0.001, हमें ये सारे सेकंड लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि हर एक टाइम का हमें देखना है। तो इधर हम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमारा चार्ज हो जाएगा आई डी टी, कितना 0 से लेके 3 सेकंड्स तक। तो क्योंकि हमारा करंट मिली एम्पियर्स में, तो हम चार्ज भी माइक्रो माइक्रो कूलम्स में निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा वैसे। 0 से लेके 3 तक 6 t dt, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 × t², क्योंकि डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना t का इंटीग्रेशन, t dt का। और इसका लिमिट रहेगा 0 से लेके 3। तो ये आ जाएगा हमारा 27 माइक्रो कूलम्स। हमारा ऑप्शन सी है। तो उम्मीद है समझ आ रहेगा, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। तो हमारा इधर करंट है जो, उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है कि भाई पूरे टाइम एक ही करंट रहेगा। वो वो बार बार चेंज हो रहा है, पूरा टाइम चेंज होते रह रहा है वो। तो इसके लिए हमें इधर इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से इधर नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इधर दो सिलेंड्रिकल वायर्स है कॉपर के, और उनका हमें मास का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर इधर दोनों वायर्स कॉपर के ही है, तो फिर उनका जो मास का रेशियो आएगा वो तो वॉल्यूम के रेशियो पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि मास होता है हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इधर डेंसिटी दोनों का सेम रहेगा। तो इधर हम लोग को वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है कि V1:V2 इक्वल्स 1:3। फिर इधर और एक भी दिया हुआ है कि इनका लेंथ का रेशियो भी दिया है। तो L1:L2 इक्वल्स 5:3। तो अभी मैं V1 को A1:L1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इधर सिलेंडर वायर है ना। तो एरिया में वो सर्कल का एरिया ले लूंगा और लेंथ को पूरा ले लूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो A1:L1 डिवाइड बाय A2:L2 इक्वल्स 1/3। फिर अब मैं इसमें L1/L2 भी डाल दूंगा, तो हो जाएगा मेरा A1/A2 इंटू 5/3 इक्वल्स 1/3। तो इससे आ गया मेरा A1/A2 इक्वल्स 1/5। तो अभी मैं इसको यूज करूंगा रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालने में। कैसे? R इक्वल्स रो L बाय A। तो R1/R2 इक्वल्स, मेरा रो कट जाएगा क्योंकि दोनों कॉपर के है, रो तो सेम रहेगा। तो फिर तो ये हो जाएगा L1/L2 इंटू A2/A1। अब समझ रहे, इसलिए मैंने निकाला हमारा एरिया का रेशियो, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये रेजिस्टेंस के रेशियो निकालने में यूज होगा। ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1/5। तो ये हो गया 1/3। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। तो इधर इधर मैं बता देता हूँ, मैंने मास का रेशियो यूज किया
और मैंने ये कहा कि जो मेरा मास का रेशियो है वही मेरा वॉल्यूम का रेशियो रहेगा, क्योंकि मेरा मटेरियल सेम है, डेंसिटी सेम है। फिर हमें जो लेंस का रेशियो दिया हुआ था वो यूज करके हमने निकाला एरिया का रेशियो। फिर इन दोनों से हमारा आ गया रेजिस्टेंसेस का रेशियो। आगे बढ़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है एक कंडक्टिंग वायर से। बेसिकली हमारा एक वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे वायर मान लेते हैं। तो इधर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, और पूछे कि अगर वायर के बाहर रहेगा तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, वायर के पैरेलल मतलब ऐसे या फिर ऐसे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा चार्जेस के कारण आता है, चार्जेस हमारे ऐसे फ्लो कर रहे हैं। तो कोई भी चार्ज किसी भी टाइम पर फोर्स तो बाहर की तरफ एक्सर्ट करेगा, क्योंकि हमारे जो ऐसे वायर के अलॉन्ग वाले फोर्सेस रहेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वायर के अलॉन्ग वाले, वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि मैं इधर बना देता हूँ। ऐसे वायर है मान लेते हैं। अभी कोई इस पॉइंट पे देखते हैं, तो फिर इसका इधर से आएगा ऐसा, इसका इधर से आएगा, इसका इधर से आएगा। तो हमारे जो इस वाले कंपोनेंट्स रहेंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बाहर वाला बचेगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया ना। तो ये वायर के बाहर नॉर्मल पे आ गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन वन। आगे देखते हैं। तो हमने लगाया है एक पोटेंशियल डिफरेंस V एक वायर के एंड पर। तो ये A और B मान लेता हूं मैं। उसके अक्रॉस हमने V लगा दिया। और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हमने डायमीटर डबल कर दिया, मतलब एरिया 4 टाइम्स कर दिया। तो A2 इक्वल्स 4A1। तो फिर लेंथ हमारा डिवाइड बाय 4 टाइम्स हो गया, L2 इक्वल्स L1/4। तो अभी ये लोग पूछ रहे हैं कि हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क आया है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन हो गया। मैं लिख दूंगा मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, कि किस पे डिपेंड करता है वो। तो ये होता है हमारा E/m इंटू टाउ। अगर आपको याद हो तो हमने इसका डेरिवेशन किया था। ये कैसे आता है, E/m हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन, और टाउ होता है हमारा टाइम, कि कितने देर के लिए एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, कि कितने टाइम में वो कोलाइड कर देगा दूसरे पार्टिकल से। ताकि फिर, और अगर कोलाइड करेगा फिर तो जो ये वीडी आया है वो तो बिगड़ के जाएगा। तो ऐसे आता है हमारा वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी इसमें एरिया और लेंथ तो कहीं पे दिख नहीं रहा है। इसमें बस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मास है। इधर हम वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बस ऐसे खींच रहे हैं उसको, तो खींचने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो मास भी चेंज नहीं होगा। और जो ऐसे टाइम है टकराने का वो भी चेंज नहीं होता। तो कोई फर्क ही नहीं आएगा ना इसमें, तो डज नॉट चेंज रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।